दोनों दोनों बातें बदलाव तो मैंने बदलाव कह दी तो कि है ना। मंत्री के रूप में ही कह रहा हूं कि ये सौभाग्य हमको उस समय मिला जब मैं विधायक हूं, जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा हूं, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, तो गर्व भी होता है कि हम उस सरकार का हिस्सा हैं जिस सरकार ने, याद करिए आप वो दिन जब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय देना चाहता था, तो उस समय की कांग्रेस की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की समाजवादी सरकार हो, यही अखिलेश जी जो आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने प्रदेश को दिखा रहे हैं, तब हाथ खड़ा कर देते थे, कहते थे साहब फैसला आएगा तो हम प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते। पता नहीं क्यों उस समय न्यायालय को दया आ गई, नहीं तो उसी समय इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन जब मोदी योगी का समय आया, सारे जरूरी तथ्य न्यायालय को उपलब्ध कराए गए और सरकारों ने भरोसा दिया न्यायालय को कि आप निर्णय दीजिए, निर्णय जो भी होगा देश की प्रदेश की कानून व्यवस्था हम पूरी तरह से संभालेंगे। तो ये गर्व की अनुभूति होती है। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूं, आपके विभाग के बारे में। इत्तेफाक से जब सरकार ने 4 वर्ष पूरे किए तब मैंने आपका साक्षात्कार किया था। अभी फिर से सौभाग्य है कि हम भगवान राम की नगरी में बैठे हैं, तो कम से कम एक ईमानदारी से उम्मीद जो नेता से लोग कम करते हैं, वो यहाँ तो मैं कर सकता हूँ कि आप सत्य बोलेंगे, सही बताएंगे कि 5 वर्षों में शिक्षा विभाग जिस रूप में आपको मिला, उसमें हालांकि आप दूसरे मंत्री हैं इस कैबिनेट के जिसको ये विभाग मिला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस रूप में आप लोगों को मिला था, उसके बाद जब 5वें साल में आप अगले चुनाव में जाने वाले हैं, कितना परिवर्तन अपने विभाग में देखते हैं? देखिए, समय कम है, शायद सारी बातें नहीं गिना पाऊंगा। कुछ मैं पहली बात तो ये जी। कहना चाहता हूं कि केवल बेसिक शिक्षा नहीं, पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के समय में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उच्च शिक्षा को आप देखेंगे, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी हुई है और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय बने होंगे लगभग उतनी संख्या में, यानी एक साथ 8 विश्वविद्यालयों की स्थापना अभी इस सरकार के समय में हुई है। निजी विश्वविद्यालयों को भी मिला दें तो वो संख्या और बढ़ जाती है। और अलग अलग आयाम को लेकर, कृषि को लेकर स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय मेरठ में बनने जा रहा है, तो फोरेंसिक साइंस का विश्वविद्यालय भी लखनऊ में बना है, तो सहारनपुर में अभी आपने देखा है शिलान्यास हुआ है, आजमगढ़ में अभी विश्वविद्यालय। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप और 75 से अधिक नए डिग्री कॉलेजेस की स्थापना। अब तो एडेड कॉलेज कोई बन नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट ने आगे आकर जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जिन तहसीलों में डिग्री कॉलेज नहीं थे वो बनाए। पॉलिटेक्निक, आईटीआई की बड़ी संख्या में स्थापना हुई, इंटर कॉलेजेस की बड़ी संख्या में स्थापना हुई और यह प्रदेश इंटरमीडिएट में नकल उद्योग के, और कोई उद्योग धंधा तो यूपी में था नहीं सपा बसपा के राज में, लेकिन नकल उद्योग जरूर चलता था, उसके कारण जाना जाता था। परिणाम ये होता था कि यहाँ से उत्तीर्ण होकर के जो हमारा विद्यार्थी कहीं आगे जाता था तो उसको बड़ी ही हे दृष्टि से देखा जाता था, भले ही वो मेहनत करके आया हो। बेसिक शिक्षा की पहचान यही थी। यहाँ लोग बैठे हैं, जब हम किसी गाँव में प्रवेश करते थे तो जब जो सबसे टूटा फूटा भवन दिखता था, जिसकी बाउंड्री ना हो, जिसमें गाय भैंस घूम रही हो, जिसमें 2-4 बच्चे बाहर फील्ड में टहल रहे हो, टीचर ना हो, दरवाजे ना हो, खिड़की ना हो, अंदर जाइए तो छत टपक रही हो, फर्श पर टाइल्स की तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, उसको हम समझ लेते थे कि उत्तर प्रदेश का सरकारी स्कूल होगा। लेकिन हमारी सरकार बनी, योगी सरकार आई, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन मोड में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया, स्कूल चलो अभियान शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज किसी गांव में आप घुसे, मैं नहीं कहता, मैं बार बार कहता हूं कि मैं ये दावा कभी नहीं करता कि हमारे 1,58,631 विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है, लेकिन 1 लाख से अधिक विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने बाउंड्री बनाई, फर्श पर टाइल्स लगाए, खिड़कियां दरवाजे दुरुस्त किए। बिल्डिंग बहुत जर्जर थी तो उनको गिरा के नया बनाया, मरम्मत योग्य था तो मरम्मत किया, बच्चों की संख्या के अनुसार कमरे बढ़ाए और 4.5 साल में 1,21,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। उसका परिणाम यह है कि आज कोई भी स्कूल हमारा शिक्षक विहीन नहीं है और इन सब का परिणाम इस रूप में दिखता है आपको। हमने शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू की, हमने स्मार्ट क्लास स्थापित किए, 15,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट क्लास दिए हैं, 25,000 को देने की अन्य योजना है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर दिया है, प्राथमिक में भी कर रहे हैं।
कंपनियों को, मीडिया को, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए सीएसआर के थ्रू काम करने के लिए हमने गोद लेने की परंपरा शुरू की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई, योगा की क्लासेज, योगा का 15 मिनट का कैप्सूल कोर्स शुरू किया, एनुअल फंक्शन शुरू किए, पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू किया, एलुमनाई एसोसिएशन का गठन शुरू किया। परिणाम यह है कि 2016 तक जिन स्कूलों से बच्चे निकलकर मजदूर भी अपने बच्चों को पेट काटकर निजी स्कूलों में पढ़ाने को बाध्य हो रहा था, आज 50 लाख से अधिक छात्र संख्या हमारी इस सरकार के कार्यकाल में बढ़ी है। आपको वो खाकी ड्रेस याद होगा, लगता था कि बच्चे किसी जेल से निकल कर आ रहे हैं। 2 जोड़ी रंगीन ड्रेस, जूते भी, मोजे भी, स्वेटर भी, निःशुल्क किताबें भी, बैग भी। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की योगी सरकार के इस 4.5 साल के कार्यकाल में, जिसका 1.5 साल कोविड का भेंट चढ़ गया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा हो या पूरी शिक्षा व्यवस्था हो, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। ठीक, एक विषय, लेकिन आपने कहा कि आपने शिक्षकों की भर्ती की। अभी जो पिछली भर्ती थी 69,000 शिक्षकों की हुई। एक बड़ा विषय और बड़ी बात उत्तर प्रदेश के उन मेधावी छात्रों के लिए था जिन्होंने इसे क्वालिफाई किया। लेकिन इसके साथ अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सरकार से नाराज हैं। कभी कभी वो प्रदर्शन करते हैं, आरक्षण को लेकर प्रश्न पूछते हैं कि सही मानदंडों पर भर्ती नहीं हुई है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग कहते हैं सरकार सबसे ताकतवर होती है, लेकिन सरकार से प्रश्न पूछने की आज़ादी इस देश में है और होनी भी चाहिए। कई तरह की भ्रांतियां हैं इस मामले को लेकर के, कई जेन्युइन सवाल भी होंगे जिनको हमारी सरकार एड्रेस करती है, हम सुनते हैं, और जब लगता है कि किसी अभ्यर्थी ने कोई सही बात कही है तो सुधार भी करते हैं। लेकिन एक बात आती है 22,000 पदों को लेकर, वो लगातार आंदोलन चल रहा है कि 22,000 पद जोड़िए। मैं थोड़ा समय लेकर इस 22,000, आपकी चूंकि पूरा प्रदेश आपको देखता है, देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग आपको देखते हैं, जी न्यूज की एक विश्वसनीयता है, इसलिए इस मंच पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जी। 2 चरणों में एक भर्ती हुई। पहले 68,500 पद निकले और बाद में 69,000 पद निकले। जब 68,500 की भर्ती हुई हमारी ही सरकार में, तो उस समय केवल डीएलएड, या जिसको पहले आप बीटीसी कहते थे, वही उत्तीर्ण अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकते थे, बीएड नहीं कर सकते थे। और ये सब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भारत सरकार तय करती है, हम नहीं तय करते। 68,500 पदों के सापेक्ष हमारे पास केवल 1 लाख आवेदन आए थे। उस समय परीक्षा की पद्धति अलग थी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, यानी एक पैराग्राफ लिखकर जवाब देना था। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% ये कट ऑफ था। यानी पूरी परीक्षा का पूरा प्रारूप अलग था। उसमें केवल 44,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे। जो लोग क्वालिफाई किए थे सबकी भर्ती हो गई। जो लोग कहते हैं कि 22,000 रह गया। दूसरी परीक्षा होती है 69,000, तब एनसीटीई अपने नियम बदल देता है और वो कहता है कि बीएड परीक्षा उत्तीर्ण भी पात्र होंगे। और 69,000 के सापेक्ष हमारे पास आवेदन आते हैं 4,31,000। परीक्षा में बैठते हैं लगभग 4,10,000। जो आंसर देने का तरीका होता है वो मल्टीपल चॉइस टाइप का होता है, जिसमें टिक करना होता है 4 में से एक उत्तर को। कट ऑफ मार्क बढ़ जाते हैं, 90 और 97 हो जाता है। और क्वालिफाई होते हैं अभ्यर्थी 1,46,060। उसमें से 60% हम भर्ती परीक्षा से लेते हैं, 40% उनके एकेडमिक गुणांक से लेते हैं, हाई स्कूल से लेकर डीएलएड तक, सब जोड़ के मेरिट बनी 69,000 लोगों की भर्ती हुई। अब ये जो लोग रह गए हैं 69,000, ये लगभग 31 ये और 46, ये 75-76,000 लोग ये चाहते हैं कि ये तब तक काउंसलिंग होती रहे जब तक हमारी भर्ती ना हो जाए। इसलिए कभी उस पिछले में बचे हुए 22,000 की कोई भी भर्ती जब संपन्न हो जाती है तो नई भर्ती निकलती है, तो सब मिलाकर होता है। और एक विज्ञापन के पदों को मनमाने तरीके से दूसरे विज्ञापन में नहीं जोड़ा जा सकता। कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब लोगों की बातों को सुनते हुए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। हम कभी नकारते नहीं हैं, हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अगर वो कमेटी ये बताएगी कि अभी भी पद रिक्त हैं, क्योंकि भारत सरकार का कुछ नियम कानून है, वो हमको छात्र शिक्षक अनुपात देखना पड़ता है, उसके अनुसार ही हमको समग्र शिक्षा में धन मिलता है। तो अगर पद रिक्त होंगे, ऐसा निष्कर्ष कमेटी देगी, तो जो सरकार 4.5 साल में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती कर सकती है वो आगे भी करेगी, कहीं पूर्ण विराम नहीं है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से कहता हूं कि लोग अपनी पढ़ाई करें। यह ऐसी सरकार है जो बिना किसी सिफारिश के पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करती है, योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती होती है। इसलिए किसी की बातों में गुमराह होने के बजाय अपने पठन पाठन पर ध्यान रखें।
ठीक, एक छोटा प्रश्न और, आपने इतने विस्तार में बताया और ये बहुत बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं या अभी उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं। मेरा प्रश्न एक आरक्षण को लेकर भी लोगों की शिकायत थी। एक आरक्षण को लेकर के एक फार्मूला बनता है, दो तरह के आरक्षण होते हैं। एक को हम ऊर्ध्वाधर आरक्षण बोलते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े काट देते हैं, ये अनरिजर्व है, ये ओबीसी है, ये एससी है, एसटी है। एक क्षैतिज आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं। अब इसमें से हम महिला आरक्षण 20% हमारे यहाँ है, महिला आरक्षण निकालते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ऐसे अलग अलग होते हैं जी। दोनों परिपाटी है। कई बार हम पहले ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बाद इन सबको निकालते हैं, कई बार कुल पदों की संख्या में ये सब निकाल करके फिर अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी करते हैं। इस बात को लेकर ही ये पूरा एक मुद्दा चल रहा है। अभ्यर्थी कोर्ट में भी गए हैं, हमारे पास भी आते हैं। हम दर्जनों बार हमने लोगों की बातें सुनी है, उनके प्रतिनिधिमंडल की बात सुना है, उसके बाद भी अभी भी हम इस मना स्थिति में हैं और सरकार बिल्कुल किसी दृढ़ नहीं है किसी चीज़ पर कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम सारी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि अगर न्यायालय के अंदर भी विचार चल रहा है वहाँ, या विशेषज्ञों के द्वारा, या किसी स्तर पर कोई बात अगर ऐसी आएगी कि कहीं जोड़ घटाने में कोई गलती हुई है तो निश्चित रूप से हम उसमें सुधार करेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं। ठीक, ये बड़ा विषय है, इसलिए इसको विस्तार से आप सभी लोगों को जानना भी आवश्यक था। लेकिन इसके साथ साथ आप कह रहे हैं देखिए व्यवस्थाएं हमने सुधारी हैं, बहुत हद तक सुधारी हैं, लेकिन अभी भी टीईटी जैसा बड़ा एग्जाम जिससे बहुत उम्मीदें यहाँ के छात्रों को रहती हैं, उसका पेपर भी लीक हो जाता है। तो सुधार किस स्तर पे हुआ है? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन हम लोग अभ्यर्थी रहे हैं, परीक्षार्थी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाएं हम लोगों ने दी है। एक बड़ा वर्ग है जो कोई सकारात्मक काम करके धन कमाना नहीं चाहता, कोई रोजगार प्राप्त करने के बजाय वो हवा में पैसे बनाना चाहता है और तमाम उसके लिए गलत तरीके अपनाते हैं, तमाम तरह के रैकेट चलाते हैं। वो बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। इसके पहले भी परीक्षाएं होती थी, पेपर लीक होता था, रोते रह जाते थे अभ्यर्थी कि साहब पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिनको पेपर मिला है, लीक हुआ है, गलत तरीके से लोग परीक्षा पास कर लेंगे और आगे भर्ती होंगे। उनकी कोई सुनता नहीं था। सरकार इसे अपनी नाक का विषय बना लेती थी और कहती थी नहीं नहीं इस परीक्षा अच्छी हुई है और इसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, और सरकार आगे बढ़ जाती थी। योग्य अभ्यर्थी रोते रह जाते थे। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। जब भी कहीं ऐसी कोई सूचना मिलती है, हमारी एसटीएफ लगी थी, कोई किसी मीडिया ने सूचना नहीं दी थी या किसी व्यक्ति ने, हमारी एसटीएफ हर परीक्षा की निगरानी करती है कि कहीं कोई पेपर लीक ना हो, कहीं कोई ऐसी दुष्प्रयास ना चल रहे हो। परीक्षा शुरू होते ही एसटीएफ ने इनपुट दिया, सरकार को पता चला, सरकार को लगा कि अगर ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात होगा, कुछ अयोग्य अभ्यर्थी आगे आ जाएंगे। इसलिए हमने तत्काल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया, हमने परीक्षा निरस्त की, अभ्यर्थियों को घर पहुंचाने की सरकार ने परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की, और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 महीने के भीतर पुनः परीक्षा कराएंगे। किसी आवेदन की, किसी परीक्षा शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। घर से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के परिवहन निगम के बस के द्वारा व्यवस्था भी करेंगे। ऐसी सरकार चाहिए जो भगवान अयोध्या में बैठे हैं तो प्रभु श्री राम के चरित्र से सीखना चाहिए कि माता सीता पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में एक समाज के जिस व्यक्ति को एक निचले वर्ग का व्यक्ति कहा जाता था, उसके द्वारा एक आरोप लगाने पर उन्होंने माता सीता का तब तक के लिए त्याग कर दिया जब तक ये प्रश्न समाज से खड़ा ना हो जाए। तो योगी सरकार ने एक प्रश्न खड़ा होने पर करोड़ों की खर्च करने के बाद भी एक परीक्षा को निरस्त कर दिया, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक, अब मैं थोड़ा दूसरे विषयों पे आता हूँ, विभाग से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हम अयोध्या में बैठे हैं और बहुत सी चीज़ें राजनीति में परसेप्शन पे चलती हैं। एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि ये राष्ट्रवादी सरकार है, लोगों तक पहुंची बात। एक परसेप्शन आप लोगों ने कहा कि जो विपक्षी लोग हैं वो राष्ट्रवाद के पथ पे नहीं चलने वाले लोग हैं, वो भी लोगों तक पहुंची बात। अब एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, और यहां पे इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि अयोध्या से सारे दलों ने प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर करके ये बात पहुंचाने की कोशिश की। आप चूंकि उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बात लोगों तक पहुंच रही है कि लोग इस बात को नकारते हैं सबका साथ सबका विकास है? देखिए, हम जिस विचारधारा के लोग हैं
और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी इस आधार पर कोई विश्लेषण नहीं करते जितनी ओछी जातीय राजनीति सपा बसपा या अन्य, अब तो कांग्रेस भी करने लगी, पहले कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं। मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर था, पहली बार चुनावी राजनीति में आया था। बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे, 6 बार के विधायक थे। पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता पर भरोसा करके चुनाव लड़ाया था, चुनाव जीता था, कोई राजनीति का अनुभव भी नहीं था। लेकिन 2 साल 2.5 साल क्षेत्र में काम किया और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मंत्री बनाया गया। और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े बजट आप देखेंगे अगर, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है शायद बेसिक शिक्षा विभाग, जिसका बजट 63,000 करोड़ से ज़्यादा है, उस विभाग का मंत्री बनाया गया। मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में 7-8 मंत्री हैं इस वर्ग के, ब्राह्मण मंत्री हैं जिनको आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए, संवैधानिक पद है, मुझे नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन उनको भी प्रदेश जानता है कि वो कौन है बाहर। और कोई भी एक उदाहरण, अब कोई अपराध करे, हमारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी था, उसकी जिम्मेदारी होती है परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से कराने का। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, आप कल्पना करिए कि निलंबन का आदेश देने वाला ब्राह्मण मंत्री अगर नहीं होता, डॉक्टर सतीश द्विवेदी नहीं होते, तो संजय उपाध्याय को निलंबित करने और जेल भेजने पर भी ब्राह्मण विरोध का आरोप लग जाता। तो किसी अपराधी को सजा हो, और अगर वो दुर्भाग्य से ब्राह्मण हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। हम तो यही मानते हैं। हाँ, ये जो विपक्षी हैं ये अपराध को भी जाति और धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटते हैं। एक संप्रदाय का व्यक्ति जब अपराध करेगा तो कहेंगे साहब देखिए इसकी प्रताड़ना हो रही है। तो इसलिए ये सपा बसपा के लोग हमेशा इस आधार पर विश्लेषण करते हैं। जनता नीचे योगी जी को इस रूप में देखती है कि उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने वाले नायक हैं, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का माध्यम बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। जनता उनको इस रूप में देखती है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के आतंक से प्रदेश को मुक्त करने वाले मुख्यमंत्री हैं। जनता उनको हर गांव, हर 1 लाख गांव मौजा और 1 करोड़ लोगों के घर में, 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखती है। जनता तो उनको सुशासन स्थापित करने वाले और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखती है। वो इस आधार पर विश्लेषण नहीं करती। आप पूर्वांचल से आते हैं, वहां किस तरह की लहर है? विशेष रूप से मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का फोकस वहां पे बहुत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, अभी काशी पहुंचने वाले हैं कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए, इसके बाद भी उनके निरंतर कार्यक्रम लगे हुए हैं। वहां पर किस तरह का आप मूड देख रहे हैं लोगों का? क्योंकि अखिलेश यादव भी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखिए रात में 4 बजे तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमारे साथ भीड़ ही भीड़ चल रही है। अब मैं क्या कहूं, अखिलेश जी पर टिप्पणी करना आजकल मुश्किल होता है क्योंकि उनकी बातें बेसिर पैर की होती हैं। उनकी कोई सभा हो रही है तो पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। कई जगहों पर तो ऐसे भी फुटेज आए हैं कि रैली के बाद फिर पैसे बांटे जाते हैं। ऐसी कोई एक फुटेज भारतीय जनता पार्टी की किसी रैली में दिखी हो तो मैं चाहता हूं कि आप उसको उजागर करें। रही बात पूर्वांचल की, तो जैसे हमारे बेसिक शिक्षा का कायाकल्प हुआ योगी सरकार में, वैसे पूर्वांचल का भी कायाकल्प हुआ। पिछली कई सरकारों ने पूर्वांचल की उपेक्षा की। पूर्वांचल का गोरखपुर का खाद कारखाना 35 साल से बंद था। 2-2, 3-3 प्रधानमंत्रियों ने हर चुनाव में वहां जाकर के आश्वासन दिया, लेकिन वो कारखाना चलाने का प्रयास भी किसी ने नहीं किया। आगामी 7 दिसंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस खाद कारखाने का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एम्स कभी पूर्वांचल में होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थनगर का मरीज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रिफर होता था, फिर वहां से लखनऊ रिफर होता था मेडिकल कॉलेज, वहां से पीजीआई, और फिर एम्स जाते जाते उसके प्राण निकल जाते थे। लेकिन गोरखपुर में कभी एम्स होगा ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आदरणीय मोदी जी ने 2014 के चुनाव प्रचार में ये बात कही थी। बहुत सारे चुनावी वादे नेता भूल जाते हैं, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है। 7 दिसंबर को एम्स का उद्घाटन होने जा रहा है। उसकी वो जो आउटडोर पेशेंट का डिपार्टमेंट पहले से चल रहा है, फुल फ्लेज वो अस्पताल चलने लगेगा। आज पूर्वांचल में नेशनल हाईवेज का, स्टेट हाईवेज का 7 मीटर 5.5 मीटर सड़कों का जाल है। आज पूर्वांचल के लगभग हर जिले में, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज होगा महर्षि वशिष्ठ के नाम पर, सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो गया स्वर्गीय माधव बाबू के नाम पर, कुशीनगर में शिलान्यास हो गया, देवरिया में महर्षि देवरावा बाबा के नाम पर। पूर्वांचल के इतने जिलों में मेडिकल कॉलेज होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था।
इंजीनियरिंग कॉलेज, आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव के नाम पर अभी अभी विश्वविद्यालय। तो पूर्वांचल को मोदी सरकार और योगी सरकार ने इतना दिया, अगर बनारस तक जाएं, पूरी पट्टी पूर्वांचल है, भगवान भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, और विश्वनाथ, आप बनारस चले जाइए, आज बदला हुआ बनारस दिखता है। तो पूरे पूर्वांचल की तस्वीर जिस तरह से बदली है, जो स्वर्णिम तस्वीर हुई है, निश्चित रूप से पूर्वांचल की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली भर देगी। ठीक, एक विषय बड़ा था किसान आंदोलन का, और पूर्वांचल में जब आप लोगों से बात हुई तो आपने कहा कि देखिए पूर्वांचल का किसान तो नाराज नहीं है। ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाराज नहीं है। फिर क्या वजह रही कि किसानों के भले के लिए लाया गया कानून आप लोगों को वापस लेना पड़ा? देखिए, ये तो सच है, आज भी मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो पूरे देश में कहीं भी किसान आंदोलन नहीं हो रहा था। लेकिन किसान कहीं का भी हो, किसी भी हिस्से का हो, देश का अन्नदाता है, किसान किसान है। मैं आज आपके इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये भारत ही नहीं, दुनिया के संसदीय लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। जब एक छोटे हिस्से में आंदोलन चल रहा था, फिर भी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, असहमति का आदर करते हुए। आपने उनकी बात सुनी होगी, उन्होंने कहा था हम अच्छा कानून लेकर आए थे, हम देश के किसानों और कृषि के बेहतरी के लिए, आमदनी दुगुनी करने के लिए कानून लेकर आए थे, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानून लेकर आए थे। लेकिन कुछ किसानों के एक वर्ग को हम अपनी बात समझा नहीं पाए, इसलिए इन कानूनों को वापस लेते हैं। शायद असहमति के आदर का और संसदीय लोकतंत्र का इतना सुंदर उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। एक आखिरी प्रश्न मंत्री जी आपसे, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं लेकिन आपके पास भी व्यस्तता है। मेरा आखिरी प्रश्न यह है, अयोध्या में हम बैठे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा बदलाव आया, मन को हर्ष हुआ जब आप आए, पहले पीड़ा होती थी। ये जो मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं उनको ये पीड़ा काशी में भी है, मथुरा में भी है। डिप्टी सीएम ट्वीट कर रहे हैं कि अयोध्या काशी में निर्माण जारी है, मथुरा बाकी है। आपको लग रहा है कि अभी काशी और बाकी है, मथुरा भी बाकी है? हमारे डिप्टी सीएम केशव जी लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उनका काम ही है निर्माण करना। और ये सरकार जब लगातार निर्माण करते जा रही है, यह देश, अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश का अस्तित्व राम, कृष्ण और शिव से है। बिना राम, बिना कृष्ण, बिना शिव के इस देश की कल्पना नहीं हो सकती। राम की नगरी अयोध्या एक नव्य अयोध्या के रूप में परावर्तित हो रही है, रूपांतरित हो रही है। हम सब देख रहे हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जाकर देखते हैं और अब लगता है कि माँ गंगा स्वयं चरण पखारेंगी भगवान भोलेनाथ के, वो मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वाराणसी का रूपांतरण जब से वहाँ के सांसद हुए हैं आदरणीय मोदी जी हो रहा है, तो अब जनता को सहज ही विश्वास हो गया है जी कि निश्चित रूप से अगर ये मोदी योगी की जोड़ी और ये इस विचारधारा के लोगों का इस देश में शासन चलता रहा तो केवल प्रयागराज का दिव्य भव्य कुंभ और राम और शिव यही सब नहीं होगा, किसी एक दिन आने वाले दिनों में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का भी उद्धार हो सकता है। तो लोक निर्माण मंत्री जी ने ट्वीट किया है तो उसका आशय तो बड़ा सकारात्मक है। तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है क्या? क्योंकि लक्ष्य आपका 300 प्लस का है। नहीं, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा कभी नहीं रहा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली 1985 के अधिवेशन में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था, तभी कहा था कि ये देश और दुनिया में बसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आस्था का और भारत के गौरव का विषय है। या हमारे लिए राजनीति का और चुनाव का विषय नहीं है। तो न शिव न कृष्ण, कोई भी राजनीति का विषय नहीं, चुनाव का विषय नहीं है। लेकिन हर भारतीय की आकांक्षा अवश्य होती है कि राम, कृष्ण और शिव की भव्यता के दर्शन हम कर सकें उनके मंदिरों के। तो हमारे डिप्टी सीएम भी एक हिंदू हैं, इस देश के वासी हैं और रामकृष्ण शिव के भक्त हैं, तो उनकी इच्छा हम सबकी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, मैं चाहूंगी आप मंच पर बने रहें। हमारे बीच हमारे कुछ खास मेहमान थे जो अयोध्या कैसे आगे लेकर जाएं उसको लेकर हमने चर्चा की। मैं मंच पर हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्र जी को बुलाना चाहूंगी। और अब वक्त है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और साथ ही साथ अयोध्या को कैसे आगे ले जाया जाएगा सरकार के साथ मिलकर और अपने प्रयासों से भी, ये हम सबके बीच रखा। सबसे पहले हम सबकी पसंदीदा जो रोज हम टीवी पर देखते हैं, सोमा राठौर जी को बुलाना चाहूंगी। तालियों से आप लोग भी सम्मान करें। सोमा राठौर जी मंच पर आए और सतीश जी उनको सम्मानित करें।
घर में जैसे ही वक्त होता है हम लोग सब टीवी पर भाभी जी घर पर है लगाकर बैठ जाते हैं और हम इंतजार करते हैं सोमा राठौर जी का, क्योंकि जिस तरीके से वो अभिनय करती हैं वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमा जी आपका हम सबके साथ जुड़ने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिन एंड फाउंडर ऑफ स्टार फाउंडेशन। कैसे अब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अयोध्या को आगे बढ़ना चाहिए। नई नई चुनौतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामने आ रही हैं। अयोध्या पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी आगे बढ़े। जब इतने सारे लोग अयोध्या आएंगे तो हमारे सामने डॉक्टर समीर भाटी ने तमाम चीजें रखी, रोड मैप रखा, कैसे वो आगे लेकर जाएंगे। डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन के, वो मंच पर आए, अपना सम्मान लें। डॉक्टर शिवेंद्र ने भी बहुत खास दिलचस्प बातें हम सबके बीच रखी कि देखिए जरूरी है कि हम लोग अब अपने अपने प्रयासों से अयोध्या को आगे लेकर जाएं। आप लोगों की तालियां नहीं बज रही हैं, देखिए वो लोग हैं जो अयोध्या को, आपके हमारे अयोध्या को आगे लेकर जाएंगे, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी जयपुरिया स्कूल से विशाल वेद गुप्ता, यूँ तो हमारे बीच होते लेकिन उनके बिहाफ पर अनिल कुमार जो कि प्रिंसिपल हैं वो आएंगे और वो सम्मान लें। जयपुरिया स्कूल कैसे अपनी ब्रांचेस को आगे बढ़ाएगा, अयोध्या में प्राइमरी शिक्षा जो है उसको आगे लेकर जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में अयोध्या आगे कैसे बढ़े। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी देवकीनंदन मोडवाल जी को। खुरचन पेड़ा जो श्री राम को चढ़ाया जाता है, आपके हमारे सबके घर पहुंचता है जब हम बात प्रसाद की करते हैं और जब हम बात शुद्ध पेड़े की करते हैं। आज देवकीनंदन जी ने बताया कि देखिए आज भी उनके घर में कैसे हाथ से ही पेड़े बनाए जाते हैं, शुद्धता से पेड़े बनाए जाते हैं। मिलावट का दौर है, जरूरी है कि जो है आज मिलावट के दौर में आप शुद्धता कैसे बरकरार रखते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर धनंजय वर्मा, पंचशील होटल के फाउंडर, उनको सम्मानित करें। धनंजय जी आप मंच पर आएं, अपना सम्मान लें। पंचशील होटल कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं देता है और अब जब अयोध्या पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ एक होटल नहीं, ऐसे बहुत से होटल होने चाहिए जो सुविधाएं आपको हमको दें, जो हमें चाहिए, जो अयोध्या के लिए भी जरूरी है। दीप नारायण मौर्य, कुल्हड़ जलेबी, हनुमानगढ़ी आए और आपने कुल्हड़ जलेबी नहीं खाई तो ऐसा लगता है कि अयोध्या आना अब अधूरा रह गया। ये तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को अपनी कुल्हड़ जलेबी चखा चुके हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ सतीश जी ने भी खाई होगी इनके यहाँ की कुल्हड़ जलेबी। चलिए सम्मान में आप लोग भी तालियां जरूर बजाते रहें। यहाँ से जाने के बाद आप भी कुल्हड़ जलेबी जरूर खाएंगे अगर दुकान खुली हुई तो। हरीश श्रीवास्तव अयोध्या महोत्सव के डायरेक्टर, वो मंच पर आए, अपना सम्मान लें। अयोध्या महोत्सव, अयोध्या में ऐसे बहुत सारे उत्सव महोत्सव हम देखते रहते हैं, तो हरीश श्रीवास्तव भी अयोध्या महोत्सव के जरिए अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे अयोध्या को आगे ले जाया जाए। अभय कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी मंच पर आए। अभय जी आप मंच पर आएं और अपना सम्मान लें। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है। जब सरकार काम न कर पाए या जब विपक्षी ना काम कर पाए तब ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता ही आते हैं और आईना दिखाते हैं। तो सतीश जी उन्हें सम्मानित करें। तो ये तमाम वो लोग थे आज जिनसे हमने एक सार्थक चर्चा की। नया अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या कैसे बने। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कोहिनूर पैलेस से अमन जी को मैं बुलाना चाहूंगी। अमन जी मंच पर आए, अपना सम्मान लें। कोहिनूर पैलेस कैसे अच्छी सुविधाएं दे और बेहतर काम किया जाए। अमन जी मंच पर आए, अपना सम्मान लें। देखिए तालियां आप लोगों की बजनी चाहिए थी, सभी लोगों के लिए, मंत्री जी के लिए भी, इस कार्यक्रम के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो गणमान्य लोग हमारे बीच मौजूद हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, तो आप जुड़े और आपने इस चर्चा को सार्थक बनाया। अब हमारे संपादक रमेश चंद्रा जी, सतीश जी को सम्मानित करें। मनमीत जी, पवन सेंगर ब्यूरो चीफ हमारे आए, जरा वो बाहर हैं, बुला दीजिए उनको। ये तमाम वो लोग हैं
जिन्होंने आज हम सबने साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। राम मोहन शर्मा हमारे उस सहयोगी जिन्होंने अयोध्या की बहुत शानदार व्याख्या हमारे सामने रखी, हमारे संपादक रमेश चंद्रा जो हमारे साथ मौजूद रहे, मनमीत हमारे यहाँ से रिपोर्टर हैं और अयोध्या में हर खबर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख